सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है? एडमिशन में एक सामान्य प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है 25% आरटी के तहत होता है। उसके बाद मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूँगा कि वो चीज़ें लोग जाते हैं अभी हैं तो आते हैं लेकर के लेटर, तो कोटे सारे बंद हो गए हैं। इस सेंट्रल स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही बच्चों का होता है? कोई एक ऐसा चीज़ बताएं आप जो आप इस स्कूल में कल एकदम से चाहते हैं बदल दूं मैं। जब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही होती है तो बच्चों में ना एक घबराहट तो होता ही है, तो आप बतौर स्कूल कैसे उसको सपोर्ट करते हैं? कि हमारे बच्चों में संस्कार जरूर है। तो उस समय में बहुत रोया था कि आज मैं पहली बार कुछ गलती किया और मारा गया। फिल्म में देखते थे जैसे हमने कहा घर के खाने, दोस्ती है, ये सब, तो बच्चे मतलब वो सब फिल्में भी जीवन को दिशा देने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। केंद्रीय विद्यालय में आया हूँ जब से लगभग बाहर ही रहा, तो क्या होता है कि जो एक अपना गांव का समाज है, रिश्तेदार हैं, तो कहीं कहीं उनकी शिकायत तो रहती है कि भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली, बच्चे हैं सुमन इसके, नाजुक सी हर डाली, चेहरे पे हंसी इनके, गालों पर है लाली, इन पर गौरव हमको, इन पर गौरव हमको, ये हैं गौरवशाली। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु और आप देख रहे हैं पाताल लोक। आज हम स्टूडियो से बाहर निकल के इस खुले वातावरण में बातचीत करने के लिए आए हैं। उम्मीद है कि आज की बातचीत आपको बहुत ही प्रभावित करेगी। आज हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसे मेहमान हैं जो कि पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय अंबिकापुर के प्राचार्य हैं। उनका नाम है श्री राजेश प्रसाद जी। शिक्षा के क्षेत्र में वे काफ़ी अनुभवी हैं। 1987 में स्थापित इस प्रतिष्ठित स्कूल को नई ऊंचाइयों तक ले जा रहे हैं, जो सरगुजा जिले के अंबिकापुर में स्थित है। वे छात्रों के समग्र विकास, डिजिटल शिक्षा और नई शिक्षा नीति पर विशेष फोकस रखते हैं। आइए उनके विचारों और उनकी निजी जीवन की झलक से हम सब रूबरू होते हैं। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं श्रीमान राजेश प्रसाद जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। सर, हम लोग एक कॉमन बातचीत आज करेंगे, उसमें संबंधित कई विचार रहेंगे, आपके भी और हमारे भी, स्कूल से संबंधित, व्यक्तिगत आपके जीवन से भी संबंधित। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि आपका जीवन परिचय क्या है? जब हम होश संभालते हैं तो होश संभालने के बाद समाज में जब हम बैठते हैं तो शुरुआत तो हमारी शिक्षा से ही होती है, प्रथम क्लास, द्वितीय क्लास। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई आपकी? देखिए कि मेरा जन्म तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, आजमगढ़ से 40 किलोमीटर एक छोटे से गांव मोहम्मदपुर में हुए थे। जी जी जी। और ग्रामीण क्षेत्र में ही हम लोग पले बढ़े हैं। और हमारी सारी शिक्षा भी ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में और भी सरकारी स्कूलों में हुई है। प्राथमिक शिक्षा मेरी गांव के बगल में ही कन्या प्राइमरी पाठशाला था, वहाँ पर। उसके बाद गांव से 1 किलोमीटर दूर वो भी सरकारी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल के नाम से जाना जाता, वहाँ 6 to 8 का अध्ययन किया मैंने। और वहाँ के बाद फिर 10th क्लास भी ग्रामीण स्कूल में ही हुआ। 11-12 में साइंस पढ़ने के लिए मुझे घर से 11 किलोमीटर दूर जाना पड़ा। और लेकिन वहाँ भी हम लोग साइकिल से 11 किलोमीटर जाते थे और शिक्षा ग्रहण किए। 12th क्लास के बाद इलाहाबाद गया मैं, वहाँ एंट्रेंस दिया और वहाँ से बीए मैंने किया। बीए करने के बाद एमए में एडमिशन वहीं लिया, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ही, हिंदी से। जी जी। लेकिन सत्र काफ़ी वहाँ विलम्ब चल रहा था, उसी बीच एंट्रेंस दिया बीएड का, उसमें बीएड में हो गया। बीएड किया पूर्वांचल यूनिवर्सिटी से। पूर्वांचल यूनिवर्सिटी बीए करने के बाद फिर चूँकि सत्र वहाँ इलाहाबाद में चल रहा था लेट, और बीएड भी बीच में मैंने कर लिया, तो हिंदी से एमए मैंने राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय फैजाबाद है, वहाँ से किया। और उसके बाद सौभाग्य मेरा था कि 98 में ये बीए, बीएड, एमए सारा कंप्लीट होने के बाद अप्रैल 99 में विशिष्ट बीटी के थ्रू फर्स्ट लिस्ट जब आई थी, तो उसके थ्रू प्राइमरी में टीचर हुआ, गांव के बगल में ही। 3 दिन वहाँ पढ़ाया था। उसके तीसरे दिन ज्वाइनिंग लेटर आ गया मेरा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में एज ए लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर।
तो वहाँ जाके ज्वाइन किया। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जी जी। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट जी सर। झांसी से 90 किलोमीटर आगे। वहाँ रहते हुए फिर एक, चूँकि पहले ही टेस्ट दिया था TGT SST स्टेट गवर्नमेंट का, हाँ। तो उसमें नियुक्ति आ गई। तो वहाँ 10 दिन गया, देखा तो कि कैसा माहौल है, लेकिन फिर वहाँ से वापस एम्प्लॉयमेंट में ही आ गया, क्योंकि रिजाइन नहीं दिया था, ऐसे देखने गए थे। और वहाँ से लौटने के बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में हमारे एक ऑफिसर आए, एम्प्लॉयमेंट अफसर। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय के बारे में कहा कि आप वेल एजुकेटेड हैं तो जाइए केंद्रीय विद्यालय में, एक वेल एजुकेटेड फैमिली होती है, बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी। तो मैंने फिर KB के फार्म भरा और सौभाग्य से पहले ही अटेम्प्ट में वहाँ यहाँ भी केंद्रीय विद्यालय में भी TGT हिंदी और PGT हिंदी दोनों के लिए हुआ। और फर्स्ट पोस्टिंग आसाम में दोनों की मिली थी, TGT की सिलचर और PGT की तिनसुकिया। और तब से मैं 2005 21 फरवरी 2005 से सेवा कर दे रहा हूँ केंद्रीय विद्यालय में। सर आप तो अब शिक्षक हो गए हैं जी। लेकिन कभी छोटे बच्चे तो आप भी थे। हाँ, छोटे बच्चे थे। तो अपने स्कूलिंग के दिनों में कोई ऐसी शरारत आपको याद आती है क्या? एक चीज़ इस बात संदर्भ में कहना चाहूँगा कि एक तो मेरी संयुक्त फैमिली थी, बहुत बड़ा परिवार था। और पिताजी बड़े ही मतलब ईमानदार और बड़े ही मतलब कहा जाए कि सम्मानित क्षेत्र के सदस्य थे, इसलिए हर कदम पर हम लोगों को रखते ध्यान देते थे कि हमारे बच्चों में संस्कार जरूर है। और जब ये बात आती है, और इसीलिए आजकल के बच्चों को देखता हूँ, मुझे लगता है कि मैं भी तो एक स्टूडेंट रहा। मतलब कभी इस तरह की शिकायत न परिवार वालों को गई, और मुझे याद आता है कि मैंने कुछ ऐसी शरारत की हो जिसके कारण मेरे ऊपर प्रश्न उठे या मेरे फैमिली के ऊपर। हाँ, ये कुछ छोटी मोटी, जैसे मुझे याद है कि तीसरी या चौथी क्लास में था, हम लोग तो ज़मीन में बैठ के पढ़ते थे। तो मैं ऐसे कुछ चीज़ें उछाल के ऐसे कर रहा था। तो टीचर वहाँ से देखे होंगे, दौड़ के आए, आवाज़ दी होंगी, मैं सुन नहीं रहा था। तो उन्होंने उस समय एक आध झपट लगाया, सुन नहीं रहे हो। तो उस समय मैं बहुत रोया था कि आज मैं पहली बार कुछ गलती किया और मारा गया। तो सौभाग्य रहा है कि परिवार का ऐसा संस्कार रहा है कि वो संस्कार विद्यालय में भी बना रहा। और कभी शरारत कोई मैंने किया ही नहीं इस तरह की, मुझे थोड़ा सा कुछ भी नहीं याद है इस तरह के। अच्छा सर, जी जी कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, मैं भी कह रहा कि शरारत जैसे होता है ना, बच्चे करते हैं जनरली, तो उस तरह की शरारत उस मतलब उदंड बच्चे नहीं थे। उदंड बच्चे नहीं थे कि नहीं, वैसे जिस पद पे आप हैं कि उदंड बच्चे आप कह भी नहीं सकते खुद को। आप पता नहीं क्या क्या उदंडता आप किए होंगे, आप शायद बता नहीं रहे हैं। नहीं, आप अगर ऐसा है तो आप पता भी कर सकते हैं। मैंने कहा ना कि ऐसा नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी तक चला गया, 4 यूनिवर्सिटी मैंने बताया, एम्प्लॉयमेंट में आते रहते। झांसी यूनिवर्सिटी से मैंने प्राइवेट हिस्ट्री से MA किया। तो इतनी जगह से, मतलब जो भी है, आज भी वो संस्कार जिंदा है मेरे अंदर। आज भी कहीं मतलब ये मान ले कि बचपन से पढ़ने में दिलचस्पी आपकी रही। और हाँ, पढ़ने में 6, 7, 8 में ऐसा था कि लंच में सारे बच्चे खेल रहे हैं तो मुझे टीचर बैठा देते, नहीं बैठ के पढ़ो, ये 5 क्वेश्चन सॉल्व करो। ये अच्छा था। तो शुरू से अच्छा, उन्होंने कहा ना, पिताजी हमारे शिक्षा पे ज़्यादा थे। गाँव में शिक्षा का उतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो पिताजी तो हमेशा कहते थे बच्चों को घर बेचना पढ़ाना पड़ा, लेकिन पढ़ाऊँगे जरूर। वाह। तो ये तो है सर, गार्जियन हमारे तो हमेशा हमारा अच्छा ही सोचते हैं। तो सर एक सवाल मेरा ये है कि वो कोई ऐसा किताब या कोई एक फिल्में तो एक समाज का आईना है, और अच्छी फिल्में मैं समझता हूँ कि देखना चाहिए बच्चों को भी और लोगों को भी। कई फिल्में अच्छी बन रही हैं, बुरी फिल्में हैं, आप उससे दूर रहिए। लेकिन आपके जीवन में अगर कोई ऐसा कोई किताब या कोई ऐसी फिल्म जो आपको बदलाव लाया हो, कोई ऐसा याद आता है क्या? देखिए, जैसा मैंने पहले कहा कि मैं साहित्य का स्टूडेंट रहा, हिंदी से मैं किया, BA में भी हिंदी था, और साहित्यकारों को ही पढ़ता रहा। तो अगर मैं इतने सारे साहित्यकारों में किसी एक किताब और किसी एक का नाम लूँ तो शायद बाकी के साथ बेईमानी होगी। लेकिन कहीं न कहीं जिस भी, चाहे कबीर को पढ़िए तो वहाँ से भी कुछ एक जीवन के लिए नई सीख मिली। जब हम प्रेमचंद को पढ़ते हैं तो वहाँ से भी सीख मिलती है। दुष्यंत कुमार को पढ़ते तो कहीं न कहीं मुझे जो भी जितने भी लेखक या साहित्यकार थे, जब उनको पढ़ता था तो सब लोगों का कहीं न कहीं योगदान है जीवन को एक दिशा देने में, एक नई तरह से सोच को डेवलप करने में, और उन सभी का योगदान है, किसी एक को मैं नहीं कहूँगा। जहाँ तक पिक्चर की बात है तो अभी तो बहुत सालों हो गए होंगे पिक्चर वगैरह देखे। पहली पिक्चर कौन सा देखे होंगे, याद हो? पहली पिक्चर
घर घर की कहानी या कुछ ऐसा मैंने देखा था। मतलब वो भी पारिवारिक पिक्चर ही, हाँ, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली में थे उसी तरह की पिक्चर के लिए अलाउ भी होते थे हम लोग, हाँ, घर से लगता था। तो बाहर जाने के बाद भी अब जैसे आसाम में 3 साल था, मुझे लगता 3 साल में मुश्किल से 2 फिल्म देखा होगा, वो भी याद नहीं। तो लोगों ने कहा चलिए थोड़ा मतलब बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है फिल्मों में, या फिर वगैरह। समय का भी एक अभाव है? समय भी रहता है, जैसे अब एम्प्लॉयमेंट में था तो 5 बजे तक ड्यूटी रहती थी, फिर 5 से अगर 6 से 9 जाते हैं तो शाम के खाने का लेट होगा, तो 9 से 12 जाना उचित नहीं समझते थे। तो इंटरेस्ट भी रहता था, ये लगता था कि वहाँ जाने का मतलब 3-4 घंटे का समय भी कम से कम चाहिए। लेकिन जैसे कभी कभी देखते, जैसे हमने कहा इस तरह की फिल्में देखते थे, जैसे हमने कहा घर के कहानी, दोस्ती है, ये सब, तो बच्चे मतलब वो सब फिल्में भी जीवन को दिशा देने में बड़े महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। एक स्तर की फिल्में भी थी वो। और आजकल जो एंटरटेनमेंट के लिए सिर्फ बनती हैं, तो एंटरटेनमेंट के लिए तो आदमी कुछ भी अब बर्गलिटी भी है फिल्मों में, तो थोड़ा सा तो दूर, और समय भी थोड़ा सा वही है कि व्यस्तता इतना है। तो सर जब समय की बात की है ना, तो बीच में एक सवाल मेरे मन में आता है कि प्रिंसिपल के ऊपर बड़ा जिम्मेदारी होता है, इतने बड़े कैंपस का जिम्मेदारी। तो बतौर प्रिंसिपल आप कैंपस के अंदर की दुनिया, और जब यहाँ से छुट्टी होने के बाद जब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो उसकी दुनिया, दोनों में आपको कुछ अंतर समझ में आता है? स्वाभाविक, देखिए कैंपस के अंदर हैं तो कैंपस के अंदर हमारे 1069 बच्चे इस समय हैं, और लगभग 48 का स्टाफ है। तो उन सब के कार्यों को देखना, संचालित करना, दिन भर की एक्टिविटी, बच्चों की सुरक्षा, उनकी शिक्षा कैसे, तो बाकी ऊपर से भी जो काम आते हैं उसको भी निपटाना है। तो स्कूल में हम लोग लगभग इसीलिए जनरली 5 तो बज ही जाते हैं, सुबह के आए रहते हैं। लेकिन ये जिम्मेदारियां यहाँ की अलग हैं, और जब यहाँ से हम बाहर की दुनिया में जाते हैं तो एक समाज के प्रति या जो घर के प्रति जिम्मेदारी है उसको भी निभाना ही पड़ता है। हाँ, वो अलग बात है कि कभी कभी क्योंकि मेरा मानना है कर्म ही पूजा है, तो जो दायित्व है उसको निभाने में कभी कभी बाहर की दुनिया से थोड़ा सा कटा सा भी हो जाए। जैसे केंद्रीय विद्यालय में आया हूँ जब से, लगभग बाहर ही रहा, तो क्या होता है कि जो एक अपना गांव का समाज है, रिश्तेदार हैं, तो कहीं कहीं उनकी शिकायत तो रहती है कि आप आ रहे। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, कल 28 फरवरी था जी, तो मेरे सगे बड़े भाई साहब जो प्रिंसिपल हैं दिल्ली में, वो रिटायर हुए हैं। आज उनकी पार्टी भी, लेकिन नहीं जा सकता क्योंकि यहाँ भी एक जिम्मेदारी है। हमारे यहाँ भी 28 था, यहाँ भी रिटायर एक टीचर हो रही थी, बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा है कि नाराज भी हो जाते हैं कुछ। नाराज तो देखिए पढ़े लिखे सब लोग हैं, परिवार में थोड़ा सा वो दिक्कत, सब समझते हैं एक दूसरे की बात को, लेकिन जो नहीं समझते हैं वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन वही है कि पहला दायित्व तो हमारा, जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और मैं तो कहता हूँ कि शायद इसीलिए हमारी समाज में एक पहचान भी है। तो सबसे बड़ा दायित्व हमारा यही बनता है कि हम इस दायित्व को निभाएं। बाकी दायित्वों की पूर्ति तो करने के लिए समय निकाला ही जाएगा किसी न किसी तरह। सर, सेंट्रल स्कूल अंबिकापुर में एडमिशन की जो प्रक्रिया है वो क्या है, मैं चाहता हूँ कि बताएं। लोगों में बड़ा अलग अलग प्रकार का कन्फ्यूजन है। देखिए अभी चूँकि हर साल हेडक्वार्टर से नई एडमिशन गाइडलाइन और एडमिशन शेड्यूल सब जारी होता है, क्योंकि 2026-27 के लिए अभी एडमिशन गाइडलाइन जारी नहीं हुई है। तो अभी क्या होगा उसके बारे में क्लियर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन एक जो सामान्य परंपरा रही है, जो मेरा अब तक का अनुभव रहा है, जो एडमिशन होता है, तो उसमें जैसे हमारे यहाँ सिविल सेक्टर में जो विद्यालय होते हैं और कुछ प्रोजेक्ट में विद्यालय होते हैं, तो उसमें सर्विस कैटेगरी, जैसे हमारे सिविल सेक्टर में 5 कैटेगरी होती है, जो प्रोजेक्ट वगैरह के स्कूल हैं उसमें 6 कैटेगरी होती है। तो एडमिशन में एक सामान्य प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है, 25% RT के तहत होता है। उसके बाद दिव्यांगों के लिए भी 3% हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन उसमें रहता है, और जो बाकी सीटें होती हैं वो सर्विस कैटेगरी के हिसाब से फिलअप होती हैं। तो सर्विस कैटेगरी के हिसाब से अब उसमें जनरली जैसे आपने लोगों को रहता है, जैसे आते हैं सर किसी का कोटा, तो वो सबको निश्चिंत हो जाना चाहिए, कोटा बंद हुई है बहुत साल। अच्छा, कोई जैसे सांसद कोटा हुआ करता था, सारे कोटे बंद हो गए हैं। तो मैं पब्लिक से भी अनुरोध करूँगा कि वो चीज़ें लोग आते हैं अभी हैं, तो आते हैं लेकर के लेटर, तो कोटे सारे बंद हो गए हैं। सर्विस कैटेगरी से एडमिशन होता है, और अभी जो हमारा क्लास 1 और बाल वाटिका जहाँ है, वहाँ जो एडमिशन होता है वो सब ऑनलाइन होता है। तो सारे प्रोसीजर ऑनलाइन हो गए हैं, तो उसमें सर्विस कैटेगरी से एडमिशन होता है। जहाँ तक लॉटरी की बात लोग करते हैं, सर लॉटरी भी होती है,
तो लॉटरी वहाँ होती है, और वो भी ऑनलाइन ही लॉटरी सिस्टम भी रहता है, हमारा पोर्टल ऐसा बना रहता है जहाँ सीट से ज़्यादा आवेदन आते हैं तो वहाँ वो प्रोसीजर अपनाया जाता है। और सेकेंड ऑनवर्ड, चूँकि हर विद्यालय में अलग अलग कहीं वैकेंसी है नहीं है, तो जहाँ वैकेंसी होती है वो विद्यालय उन क्लासेस के लिए अप्रैल फर्स्ट वीक में उसके लिए अपनी सूचना जारी करते हैं। सर ये एक सवाल मेरे मन में ये है कि सेंट्रल स्कूल में जो बच्चों का एडमिशन होता है तो क्या गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ही बच्चों का होता है, नहीं, देखिए सिविलियन के भी? नहीं, देखिए हमने कहा ना कि 25% जो आरटी है उसमें हाँ, तो कोई आरटी भी, तो राइट टू एजुकेशन के हिसाब से तो जो है कोई भी आ सकता कोई भी है, आ गया। ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय उसमें नंबर नहीं लगता, उसका भी लग सकता है। अच्छा, राइट टू एजुकेशन का जो कोटा है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के बच्चों को ही नहीं, मिलता है उसमें क्या? देखिए ऐसा नहीं, उसमें एससी बच्चा है जाएगा, एसटी जाएगा, वो अलग बात है कि उसमें जाने के बाद ये देखा जाता है कि अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस उनको मिलता है तो फिर इधर का बेनिफिट नहीं मिलता है एडमिशन। तो आरटी के बाद जो सीट बचती है दिव्यांग जनों के बाद, तो वो जो सीट है वो सर्विस कैटेगरी से ही होती है, सिविलियन के नहीं आएंगे उसमें? नहीं, जैसे उसमें होता है ना, सबसे पहले सर्विस कैटेगरी 1 को देखा जाएगा, उसके बाद सीट बचेगी सर्विस कैटेगरी 2, फिर कैटेगरी 3, उसके कैटेगरी सारे सरकारी लोगों से बच गया, तब आम जनता के लिए वो बचा हुआ है कहानी। वहाँ जो मतलब आरटी के बाद जो सीट बचती है तो इसमें यही। अच्छा, आरटी का जैसे कि राइट टू एजुकेशन के तहत कोई फॉर्म ऑनलाइन ही शायद इसका नहीं, देखिए स्टेट वगैरह में सेपरेट कहीं कहीं यहाँ भी लोग आते हैं, कहते हैं सर हमको आरटी भरना है, तो वो जो हमारा ऑनलाइन फॉर्मेट बना होता है ऐसा ना कि उसमें आप जो क्लिक करेंगे उसके हिसाब से वो फॉर्म अपने आप उस कैटेगरी में चला जाएगा। हैं, मान लीजिए कोई एससी क्लिक किया या एसटी क्लिक किया तो आरटी में भी उसका चला गया, और उसने एक तरफ आगे लिख दिया कि नहीं हम स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो कैटेगरी 3 में भी चला जाए, तो एक फॉर्म कई जगह दिखेगा। मान लीजिए बच्चा उनका दिव्यांग है, दिव्यांग पे क्लिक कर दिया उन्होंने तो दिव्यांग वाले लिस्ट में भी चला जाए। अच्छा, तो सर एक चीज़ ये जानना चाह रहा था कि आरटी के तहत किसी व्यक्ति, मान लीजिए कि आपके यहाँ 25 सीट है, एक उदाहरण है, पता नहीं कितना सीट है आप बताएं। 40 में 25% 10 सीट होती है एक सेक्शन में, 10 सीट एक सेक्शन में, तो टोटल सेक्शन एक क्लास में 3 या 4 तो होंगे ना? नहीं, 2 सेक्शन का, 2 सेक्शन है, मतलब मान लेते एक क्लास में 20 बच्चों का है जगह, हाँ, एक मोटे तौर पे मान के चलते हैं। तो 20 जो बच्चे हैं आरटी के तहत, वो कैसे निर्धारित होगा कि उन्हीं 20 बच्चों को लेना है? जैसे कहीं हो सकता है नहीं, हमने यही कह दिया ना कि मान लीजिए 150 लोगों ने डाला फार्म आरटी में, हाँ, तो अब फार्म सीट 20 है, फार्म 150, तो वही है फिर लॉटरी होगा, तो उसमें 20 सौभाग्यशाली कौन है पता नहीं। और जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उसकी जो संख्या अगर ज़्यादा हो गई सीट से तो भी लॉटरी होगा? जैसे मान लीजिए उसके बाद जैसे 20 हमने 10 निकाल दिया एक सेक्शन में, 30 बची, और 40 सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही हैं, तो उसमें भी 10 तो रह ही जाएंगे, वेटिंग में आएंगे, 30 ही तो मतलब कि कुल मिलाकर आम लोगों तो पहले मुझे लगता है पहुंचना बड़ा मुश्किल है। वो वही है कि कितने, अब जैसे मान लीजिए इस सेंट्रल गवर्नमेंट के कितने लोग इस साल क्लास 1 के लिए अप्लाई करते हैं, उस पर निर्भर करता है। कभी क्या ऐसा हुआ क्या कि सीटें बची हों आपके रहते हुए में? यहाँ पर तो अभी जैसे पहले तो कोटा वगैरह होता था, अभी जैसे पिछली साल है स्टेट गवर्नमेंट वाले भी नहीं हो पाए, स्टेट गवर्नमेंट में आके 7-8 लोगों का हुआ होगा, खाली रह गया था, फुल हो गई सीट फुल हो गई। हाँ, स्टेट वालों का भी नहीं हुआ। ओहो, मतलब गवर्नमेंट कर्मचारी का भी नहीं हो पाया था, सीट इतनी जल्दी फुल हो जा रहा है। अच्छा, आपके अनुसार सर एक आदर्श स्कूल की परिभाषा क्या है, और अगले जो 5 वर्ष आप अभी रहने वाले हैं यहाँ, तो इसको कहाँ देखते हैं इस स्कूल को आप? कि आदर्श स्कूल मैं मानता हूँ कि जैसे कहा गया शिक्षा का उद्देश्य है बच्चे का सर्वांगीण विकास करना, तो जिस विद्यालय में बच्चों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा और संस्कार, इन सारी चीज़ों को बखूबी उनमें ढालने के लिए सारे संसाधन हैं और वो विद्यालय समर्पित है और इस दिशा में कार्य कर रहा है, तो आदर्श विद्यालय है। क्योंकि बच्चे आते हैं यहाँ पर तो उनमें संस्कार भी देना है, शिक्षा लेने तो आते ही हैं, उनके सुरक्षा की भी चिंता करनी है। और जहाँ तक आपने कहा कि हम इस विद्यालय को देखिए, केंद्रीय विद्यालय संगठन से हम जुड़े हैं और हमारे विद्यालय की एक प्रतिष्ठा है, और अंबिकापुर में मुझे ये सौभाग्य मिला है कि इतने पुराने और प्रतिष्ठित विद्यालय का मैं प्राचार्य बन पाया हूँ। तो मैं चाहूँगा कि अगले 5 साल क्या, तो मैं तो चाहूँगा कि अगर मैं यहाँ हूँ तो उससे भी पहले इस विद्यालय को शिखर पर ले जाऊँ, कि लोग इस विद्यालय को भी याद करें, जो बच्चे यहाँ से बाहर जाएं वो इस विद्यालय के नाम को रोशन करें, और मेरे जाने के बाद
भी लोग याद करें कि हाँ कोई प्राचार्य था जिसने विद्यालय के लेवल को कहीं और आगे बढ़ाया है। तो विद्यालय आगे बढ़ेगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो स्वाभाविक है उससे जुड़े हम लोग हैं तो हम लोगों का भी नाम होगा। तो मैं चाहूँगा कि हमारा विद्यालय सरगुजा डिस्ट्रिक्ट में या अंबिकापुर में एक अपना स्थान बनाए। सर, आधुनिक शिक्षा जो है, अब पहले की शिक्षा की पद्धति और आज की शिक्षा में थोड़ी बदलाव तो हुई है। बहुत कुछ इसमें स्मार्ट क्लासेस, डिजिटल लर्निंग, इन सब चीज़ों का प्रभावी रूप से अब प्रभाव दिखता है। हाँ नहीं, देखिए अभी हमारे अपने विद्यालय की बात करें, हाँ। सारे क्लासरूम को ICT से युक्त कर दिया गया है, डिजिटल लाइब्रेरी कर दी गई। बच्चे पहले लाइब्रेरी में बुक से पढ़ते थे, अभी उनके लिए कंप्यूटर हैं, वहाँ नेटवर्किंग है, उसमें जा कर के कोई भी ऑनलाइन जो है डिजिटल लाइब्रेरी का इस्तेमाल कर लेते हैं। हर क्लास में इंटरेक्टिव पैनल लगा है, नेट से टेक्स्ट बुक की बात ही नहीं है। अब अगर नेट वहाँ कनेक्टेड है और इंटरेक्टिव पैनल लगा है तो किसी चीज़ को, अगर जैसे एक समय था कि हम लोगों को जो क्यूब या क्यूबाइड बताना है तो कोई ईंट लाता था, कोई माचिस की डिब्बी ला के दिखाता था, और कोन बन दिखाना है तो कुछ कागज़ से बना के लाते थे। वो सारी चीज़ें आज इंटरेक्टिव पैनल के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से लाइव बच्चों को क्लास में दिखाया जाता है। उस चैप्टर से संबंधित कोई स्टोरी है, ऑडियो के साथ प्ले हो रही है पूरी फिल्म, तो बच्चा जैसे कहते हैं जो चीज़ को हम देखते हैं, हाँ, रुचि लाइव को भी जग रहा तो होगा। हाँ, एक तो रोचकता आ गई, एक नए ढंग से प्रस्तुति हो रही, बच्चों का एक कंसंट्रेशन भी हुआ और शायद वो अच्छी तरह से उसको सीख पाते। जैसे कोई चीज़ हम किताब में केवल पढ़ रहे हैं कि हाँ ये चीज़ यहाँ स्थित है, ताजमहल आगरा में है, ये बना, एक फ़ोटो देख लिए, और जब उसको हम 3 डायमेंशन में और लाइव देखेंगे कि ये है यहाँ पर और इस तरह का है, तो फिर बच्चों के दिमाग में वो ज़्यादा बढ़े। तो कहीं न कहीं जो समय की मांग भी है और कहा जाता है ना, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहा है और बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, बच्चों को रोचक ढंग से शिक्षा प्राप्त हो, उनकी रुचि में बनी रहे, तो इसके लिए जो ICT है और जो इस तरह के संसाधन हैं, लगभग अभी तो हमारे केंद्रीय विद्यालय में है कि 100% जो है हर ICT हर क्लास में हो, तो हर क्लास में इंटरेक्टिव पैनल रहेगा तो बच्चों को स्वाभाविक शिक्षा में गुणवत्ता में सुधार तो होगा ही। सर, पढ़ाई के साथ साथ खेल और अन्य गतिविधि में आप उन गतिविधियों को आप कितना प्राथमिकता देते हैं? देखिए, प्राथमिकता क्या, वो केंद्रीय विद्यालय संगठन के एक एक्टिविटी के ही है कि जैसे और वैसे भी जो हमारे फाउंडेशनल स्टेज या बाकी जो मिडिल स्टेज तक खेल के माध्यम से ही पढ़ाने की बात की जाती है कि हम इस खेल को भी शामिल किया गया है कि आप खेल के मेथड को लें और उसके माध्यम से बच्चों को शिक्षा करें जिससे उनकी रुचि भी बनी रहे और सीख सकें। और जहाँ तक एक्टिविटी की बात है, देखिए हमारे यहाँ CCA को करिकुलर एक्टिविटी वीकली होता है, जिसमें तरह तरह की एक्टिविटी होती है जिससे उनके सर्वांगीण विकास, डिबेट में बच्चे जो अच्छे हैं डिबेट का अवसर मिलता है, राइटिंग के भी एसे राइटिंग है, पोएम रिसिटेशन है, तो इस तरह की जो एक्टिविटी होती है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो अलग अलग जो बच्चों में प्रतिभा है उसको निखारने में मदद मिलती है। अभी जैसे इस साल जैसे हमारे यहाँ के खो खो की टीम नेशनल लेवल SGFI में भी 1-2 बच्चे उसमें से गए, कुछ इंडिविजुअल गेम में भी बच्चे नेशनल लेवल पे गए। तो बच्चों में खेल का हमारे वहीं KVS से ही निर्धारित है, हर साल जो हमारा इस विद्यालय लेवल पे होता है, फिर उसके बाद रीजनल लेवल पे जाते, क्लस्टर लेवल, फिर रीजनल लेवल, फिर नेशनल लेवल, फिर SGFI लेवल। तो बच्चों को खेल के लिए भी यहाँ बड़ी सुविधाएं हैं और उतना अवसर दिया जाता है। और को करिकुलर एक्टिविटी तो हर हफ्ते जैसा हमने कहा, और जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं वो भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो उससे भी बच्चों को क्या है जो हमारे देश की संस्कृति है उसके बारे में जानने के लिए उनको मौका मिलता है। सर, छात्रों में अभी जो है स्थिति ये आ गई, कई घटनाएं भी अलग अलग प्रकार की जो छात्रों परीक्षा को लेकर के बड़ा तनाव रहने लगा है और बड़ा सीरियस भी हो गए हैं। कुछ बच्चे तो मतलब कि ऐसे ऐसे कदम भी उठाए हैं जो कि नहीं उठाना चाहिए, शोभा नहीं देता बच्चों। तो ऐसी जो उनके अंदर डर है परीक्षा को लेकर, तनाव, रात दिन कई बार तो 12-1 बजे रात तक वो सो नहीं पा रहे हैं, वो जब कल परीक्षा तो आज तैयारी जोरदार चल रही है 4 दिनों से, तो ये जो तनाव है इसको कम करने के लिए आपके स्कूल क्या है, आपकी पर्सनल व्यक्तिगत क्या रणनीति है, देखिए होनी क्या चाहिए? हाँ, होनी, देखिए पहली बात तो अब वही है कि हम बहुत देर में जगते हैं तो चीज़ें नहीं हो पाती। बच्चों को अगर हम शुरू से इस चीज़ पर ध्यान दें
और बराबर बच्चों से पेरेंट्स से कम्युनिकेशन होता रहे। जैसे हमारे यहाँ हर टेस्ट के बाद पीटीएम होता है। और एक मैंने यहाँ एक नई चीज़ की इस संदर्भ में, क्योंकि मैं जब यहाँ आया जनरली मैं देखता हूँ कि बच्चों का व्हाट्सएप ग्रुप क्लास वाइज बना रहता है, कोई मैसेज भेजना है क्या भेजना। तो हमने यहाँ आकर के उस चीज़ को चेंज किया। हमने बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप से हटा दिया। हमने कहा व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट्स का बनेगा, क्योंकि हमको सूचना पेरेंट्स से देनी है, उनसे बात करनी है। बच्चा तो हमारे पास रोज़ आ रहा है। अगर आज बच्चा नहीं आया तो ये बात पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आज बच्चा आया नहीं, हो सकता हो घर से चल दिया हो, यहाँ नहीं आया हो। तो पेरेंट्स से कम्युनिकेशन का एक अच्छा माध्यम हो सकेगा जब वो ग्रुप में जुड़े रहेंगे। हमें बच्चों के लिए कोई नोटिस देनी है, कुछ देनी है, तो हम पेरेंट्स के थ्रू करें। उससे एक चीज़ और हो सकता है, क्योंकि ये बच्चे क्या कहते हैं, व्हाट्सएप में हमारे मैसेज आया हमको देखना है, तो ये मोबाइल अपने हाथ में लेने का उनको एक बहाना मिल जाता है। अभी तो मोबाइल पेरेंट्स जुड़ा है, आपको जो भी मैसेज होगा पेरेंट्स दे देगा। तो इससे बच्चे क्या होगा कि मोबाइल से भी दूर रहेंगे और बच्चों से हमारा कम्युनिकेशन पेरेंट्स से बना रहेगा। और मीटिंग तो हमारे यहाँ होती ही है, हर टेस्ट के बाद मीटिंग होती है। और हमने मीटिंग में, पहले ही मीटिंग में सारे पेरेंट्स से निवेदन किया कि आपके पास जिस क्लास में आपका बच्चा पढ़ता है वहाँ के सारे क्लास टीचर या सब्जेक्ट टीचर जितने हैं उनके नंबर होने चाहिए, मेरा नंबर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा आता है कि मेरे पास भी फ़ोन की, सर हमने कहा देखो हो सकता है टीचर उस समय कहीं हो मार्केट में या नहीं उठा पाया, तो आप मुझसे बात करिए, फिर कहीं सलूशन होना चाहिए। क्योंकि ये अजीब स्थिति लगती है कि पेरेंट्स आए, हमने पूछा कि किस क्लास में बच्चा है, उनको क्लास तक नहीं बच्चे को पता है, क्लास टीचर कौन है। तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा पहल की कि व्हाट्सएप ग्रुप पेरेंट्स का बने। और मीटिंग में मैंने सबको कहा कि आज आप मीटिंग में आए हैं तो सबके नंबर ले लीजिए और सेव रखिए, जिससे आप किसी भी तरह की बात है, दुविधा है, तो आप फ़ोन करके तुरंत क्लियर कर लीजिए। तो सर, एक छात्र की सफलता में, अच्छा जहाँ एक चीज़ और आपने कहा था कि ये तनाव जो एग्जाम, अभी देखिए बड़े अच्छे, मतलब मैंने टीचर से भी कहा कि इस तरह से बच्चों को मतलब ट्रीट करिए कि बच्चों को पढ़ाई का तनाव ना हो कभी। और जैसे काम ने खेल विद से सीखना है, उसको अच्छे हंसते खेलते सिखाइए। तो अभी जैसे मुझे याद है वो दिन जब हमारे एग्जामिनेशन चार असेंबली में कहे कि बच्चों एक त्यौहार आने वाला है, हम लोगों का शुरू होने वाला है, तो सारे बच्चे चिल्लाए सर परीक्षा। यानी परीक्षा को बच्चे जब त्यौहार के रूप में लेंगे तो स्वाभाविक है कि बच्चे तनाव में नहीं है। तो तनाव में आने के कारण एक भी होता है ना, कुछ बच्चे जैसे या समय से पाठ्यक्रम पूरा नहीं हुआ या बच्चे पढ़े नहीं हैं समयबद्ध ढंग से, तो लास्ट मोमेंट में थोड़ा तनाव आता है। लेकिन अब उस समय उनको यही समझाना, मैं पेरेंट्स से भी कहूँगा, कभी कभी पेरेंट्स भी थोड़ा दबाव डालते हैं कि बच्चे ने तो जितना उसके अंदर क्षमता है किया। अब उसको ये कहिए कि बेटा पॉजिटिव होकर के एग्ज़ाम दो, जितना करना है उतना करो। तनाव लेने से हो सकता है जो तुम्हें आ रहा है वो भी गड़बड़ हो जाएगा। तो तनाव मुक्त करने का तो प्रयास हम लोग काउंसलर हैं, हम लोगों के इसलिए रखे गए हैं। अच्छा। और समय समय पर काउंसलिंग हम लोग करते भी बच्चों का। और बच्चे जो बोर्ड में खास कर जाते हैं उनसे तो बराबर बात की जाती है कि बोर्ड की क्लास को लेकर के तनाव तो उनका ज़्यादा रहता है, खासकर 10th जब पहली बार जाता है बोर्ड क्लास में। तो यहाँ चूँकि हमारे केवी में एक अच्छी बात है कि बोर्ड एग्ज़ाम के पहले प्री बोर्ड हमारे यहाँ होते हैं। फर्स्ट प्री बोर्ड, सेकंड प्री बोर्ड, और ज़रूरत महसूस करते हैं तो हम लोग चौथा प्री बोर्ड, तीसरा प्री बोर्ड भी लेते हैं जो बच्चे से। मतलब यहाँ वो एकदम विश्वास ले कि अरे मैं तो पास हो गया हूँ। फिर उसको शायद बोर्ड में वो डर, 4 परीक्षाएं पहले भी प्री दे चुका है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस उसके अंदर आ जाता है। सर, नई शिक्षा नीति जो लागू हुआ है, तो स्कूल में जो शिक्षण का तरीका है कोई मुख्य बदलाव हुआ है क्या उसमें? हाँ देखिए, क्योंकि अभी जैसे ने कहा नई शिक्षा नीति जो NEP 2020 लागू हुई है, उसमें बड़ी अच्छी तरह से हर लेवल पे निर्धारित कर दिया गया। जैसे फाउंडेशनल स्टेज पे ही उन्होंने एक कर दिया, FLN करके है, फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, कि जो हमारा बच्चा बाल वाटिका से लेके क्लास 2 तक है, जब क्लास 2 वो पास करे तो उसको हर लेवल पे कि ग्रेड 1 पे है उसको कहाँ तक टेबल आनी चाहिए, कितने डिजिट की गिनतियाँ आनी चाहिए, कितने जोड़ घटाने आनी चाहिए, रीडिंग कितने सेंटेंस को पढ़ सकता है या वाक्य पढ़ सकता है, या शब्दों को कितने शब्दों को पढ़ सकता है 1 मिनट में, ये पूरा निर्धारित कर दिया गया है। जिससे बच्चा जब तीसरी क्लास में आए तब तक उसकी एक फ्लुएंस बन जाए है। तो एकदम फिक्स कर दिया गया है स्टेप बाय स्टेप। कोई ये नहीं कह सकता कि सर हाँ इस क्लास में हमने ये नहीं कराया। बच्चे को आपको उस फ्लुएंसी पे लाना है, ये को रीडिंग, राइटिंग और जो सामान्य न्यूमेरिकल है वो उसको जाने, और उसके लिए बराबर मॉनिटरिंग भी हो रही है, टीचर्स की भी ट्रेनिंग भी हो रही है। अब तो हमारे CPD एक चला उससे कि हर साल 50 घंटे हर टीचर को ट्रेनिंग करना कंपलसरी हो गया है।
तो कुछ ऑफलाइन कुछ ऑनलाइन। तो ऑनलाइन भी बहुत सारे ऐसे पोर्टल हैं जहाँ से उनको इस तरह के मटेरियल उपलब्ध हैं, इस तरह की ट्रेनिंग्स दी जाती है जिससे वो नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों को पूरा कर सकें। अच्छा सर, कोई एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा आपसे कि कोई एक ऐसा चीज़ बताएं आप जो आप इस स्कूल में कल एकदम से चाहते हैं बदल दूं मैं, कोई ऐसा चीज़ हो? देखिए, अगर बदलने की बात है तो सबसे पहले तो हमने कहा ना कि हम ये चाहेंगे कि हमारे बच्चे, हमारे टीचर हैं, सभी अपने कर्तव्यों के प्रति एकदम जागरूक हो जाएं। जो थोड़े बहुत इधर उधर जैसे बच्चे लेट आ रहे हैं, कुछ बच्चे वो समयबद्ध आने लगें। शिक्षा में जो थोड़ी सी बहुत कमियां दिख रही हैं कि हाँ हमें ये ट्रेनिंग करके या ये चीज़ होना चाहिए, हमारे सारे शिक्षकों के अंदर एकाएक वो चीज़ें आए कि वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने लगें। जब बच्चे और टीचर और हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो बाकी चीज़ें अपने आप सुदृढ़ हो जाएंगी। तो अगर ये चीज़ चेंज होता है तो मुझे लगता है कि विद्यालय अपने आप सही दिशा में चल रहा है। अच्छा सना सर, अंतिम समय में जब साल पूरे होते हैं और बच्चों की परीक्षा आती है तो उस समय कई बच्चे होते हैं जो रटना चालू करते हैं। वो तो रटना या स्मार्ट कोई स्टडी, इसके लिए कोई टिप्स आप अगर दे पाएँ? देखिए, जहाँ तक बात किए हैं कि और अभी आपने नई शिक्षा नीति की बात हमसे चर्चा की, NEP 2020 की। इसके पहले NCF 2005 आया था, तब से ये सारी जो नई शिक्षा तकनीक है वो इसी पे है कि बच्चों को रटन से बाहर किया जाए। लास्ट मोमेंट नहीं, शुरू से ही रटने की बात ही नहीं वहाँ की गई है। और इसीलिए अभी एक आ गया हमारे यहाँ कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हर चैप्टर से बनने लगे हैं बच्चों को प्रैक्टिस, कि अब बच्चों को रटना नहीं है, बच्चों को समझना है। अगर उस चीज़ को समझ गया तो उससे ज़िंदगी में उससे रिलेटिव जितनी भी प्रॉब्लम आएगी, जितनी भी चीज़ें आएंगी, उसके अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होगी, वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग होगी। तो ये जो NEP 2020 है, NCF हमारा, वो तो रटने को हटाने के लिए, बच्चों को रटना नहीं है। अच्छा, वही चीज़ हम पढ़ रहे हैं तो उसकी कॉम्पिटेंसी उसके अंदर डेवलप होनी चाहिए कि वो उस चीज़ को सीख जाए, रटे नहीं, उसको सीखना समझना है, ये कह लें समझ विकसित करना है, जिससे उस तरह की परिस्थितियां जहाँ भी आती है, जो उस चैप्टर, मान लीजिए कोई हिंदी का चैप्टर पढ़ रहा है, अब उसमें जो चीज़ बताने का प्रयास किया गया है, या मैथ का कोई चैप्टर पढ़ा तो रट लेते हैं ना बच्चे कभी, जैसे बच्चों के आते हैं बस वो। अब जैसे बच्चों के पास गए, अब वो बच्चे ने रट लिया है कि A-B का होल स्क्वायर ये होता है, लेकिन अब बच्चे को अगर उस कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि कहाँ से आया, A-B का होल स्क्वायर मतलब A-B में A-B से मल्टीप्लाई किया गया और यही आएगा, और इसी को हम फार्मूले की तरह रट रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना है आजकल, हर चैप्टर के साथ ये जोड़ दिया गया है। तो रटन से तो हटना ही है, इसीलिए NEP 2020 और NCF लाए गए हैं। और बच्चों में कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन डेवलप करने के लिए हर चैप्टर से कॉम्पिटेंसी बेस्ड, अभी 50% नियर अबाउट क्वेश्चन पेपर कॉम्पिटेंसी बेस्ड ही कर दिया गया। अच्छा सर, अच्छा परीक्षा के दौरान देखिए कुछ भी आप व्यवस्थित कर लें, नीति को बदल लें, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही हैं। परीक्षा का डर बच्चों में तो होता ही है। तो उस समय जब परीक्षा की घड़ी नज़दीक आ रही होती है तो बच्चों में ना एक घबराहट तो होता ही है। तो आप बतौर स्कूल कैसे उसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, जब बोर्ड, जैसे हमने कहा ना कि बोर्ड परीक्षा जैसे आती है, जब परीक्षा आती है तो बच्चों के जनरली उसमें रिवीजन हम लोग चला रहे होते हैं, और रिवीजन के साथ साथ बच्चों के बीच बीच में इस तरह की भी थोड़ी सी काउंसलिंग की जाती है कि बच्चों को देखने में पता चलता। अभी जैसे हमारे यहाँ एक घटना, एक दिन एक बच्ची यहाँ बैठी थी और पढ़ने में अच्छी बच्ची, तो ऐसे सर पकड़ बैठी थी, मैं अचानक उधर से जा रहा था, एक दो टीचर समझा रहे थे, तो हमने कहा क्या सर ये एग्ज़ाम का टेंशन ले रही। तो मैंने उससे बात किया, हमने कहा किस बात का टेंशन? 80% तुम्हारा आ रहा है, ठीक है 80% क्या करना है? तो अगर तुम 90 का टेंशन ले करके टेंशन लोगे तो हो सकता है 80 से भी नीचे, तो टेंशन नहीं लो, जितना अब तक हो गया है तुम्हारा वही बेस्ट है तुम्हारे लिए, उसको लेकर के चलो। टेंशन लेने से तुम्हारा जो है, तो बच्चों को हम लोग जैसे एग्ज़ाम करीब आता है, जैसे हमने कहा ना असेंबली, मैंने भी पूछा है एग्ज़ाम के 4 दिन पहले कि कौन सा त्यौहार आ रहा है आप लोगों का, तो सारे बच्चे जिला है सर परीक्षा। तो बच्चों को इस तरह से बार बार परीक्षा के बारे में कुछ नहीं है, परीक्षा जो आप पढ़े हैं माहौल ऐसा बना कि इजी है जिंदगी है। अभी जबकि फेयरवेल मेरे यहाँ था 12th क्लास का, तो मुझे याद है मैंने गया
हैं कि डरना न परीक्षा से, परीक्षा है जिंदगी। तो मैंने कुछ लाइनें से लिख कर लिखते हैं भी क्या? हाँ लिखता सर एक कविता बोल लीजिए। नहीं तो यही चीज़, ये नई चीज़ है, मेरे को जानकारी नहीं था क्या आप तो कुछ कविता? नहीं, मैं चाहता हूँ कि आप बाकी काम आगे कर नहीं लेंगे। वो चीज़ है कुछ तो, कविता अगर एक आध दो लाइन गुनगुनाइए ना, हाँ। अगर कुछ लिखे हो। जैसे अभी विद्यालय के बारे में हमने लिखा तो बिल्कुल बिल्कुल सर। के भी मेरा एक चमन है, बच्चे इसके फूल, बागवान है शिक्षक सारे, माता पिता है मूल। तो इस तरह से है के भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली। मतलब और एक चीज़ हमारे याद है, जिसमें जब टीचर था तो जनरली लैंग्वेज टीचर था तो CCA इंचार्ज हुआ करता था अक्सर। वो तो एक फिक्स था, बाकी जो थे तो हर ओकेजन के लिए, जैसे 2 अक्टूबर मनाया जा रहा है, इंदिरा गांधी जयंती है या और जो, हर ओकेजन पे मेरा एक पोएम जरूर होती है। अरे वाह। और उससे मेरा ये उद्देश्य था कि जब हम कहेंगे तो बच्चे भी प्रेरित होंगे लिखने के लिए, क्योंकि बच्चों के सामने एक एग्जाम्पल है। जब 2 अक्टूबर जैसे होता तो उसके लिए मैंने लिखा था, गांधी जयंती मनाई जाती है 2 अक्टूबर को, हम इकट्ठा होते हैं मनाते हैं। पहले तो नहीं मनाते थे, अभी मनाने लगे हैं सब लोग। तो उसके लिए मैंने कहा कि गांधी जी के ऊपर भी कुछ कविताएं सुना दिया बच्चों को। जो वैसी परिस्थिति रहती है जब बच्चे तनाव में रहते हैं, वैसे में जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों पे, कई बच्चे दबाव भी डालते हैं, उनके लिए कोई संदेश आप दें? चूंकि बच्चा ऐसे ही प्रेशर में है, पेरेंट्स भी दबाव बनाता है 90%। नहीं तो यही चीज़ है ना कि हमने पहले कहा, पेरेंट्स से मीटिंग हम लोग करते हैं तो हम लोग यही कहते हैं कि देखिए बच्चों के पहली बात मैं कहता हूँ कि बच्चों के साथ आपको फ्रेंडली होना है। आज क्या है, पेरेंट्स देखिए, हमारे पास बच्चा 6 से 7 घंटे रहता है। उसके बाद जो, जैसे आपने बाहरी दुनिया की बात की, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ रह रहा है, तो वहाँ थोड़ा सा पेरेंट्स की भी एक जिम्मेदारी बनती है बच्चे के साथ। मैं तो रिक्वेस्ट हर मीटिंग में यही करता हूँ कि आप नहीं समय मिलता, शाम को आते हैं तो बच्चे के साथ पूछ लीजिए प्यार से, बेटा खाना खाए, उसके साथ बैठ के खाना खाइए। खाना खाते खाते कुछ बातें, जिस दिन उसको ये लगेगा कि मम्मी पापा हमारे फ्रेंड हो गए हैं, आपको अपनी बात शेयर करेगा। और जिस दिन वो आपको अपनी बात शेयर कर दिया, आपके थ्रू हमें भी पता चल जाएगा, तो उसको कहाँ दिक्कत हो रही है वो हम जान पाएंगे। और इसीलिए कहा गया है कि भाई PTM का उद्देश्य ये है कि पेरेंट टीचर आपस में बात करें और बच्चों के बारे में हम एक अच्छे से समझ सकें। तो पेरेंट्स से भी मैं अनुरोध करूँगा कि बच्चे के उसकी क्षमता के अनुसार उसको करने दीजिए। जनरली होता है ना कि बच्चे को नहीं डॉक्टर या इंजीनियर ही बनना। अरे बच्चा किसी क्षेत्र में जा सकता है, आर्ट के क्षेत्र में जा सकता है, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में जा सकता है। हम नहीं डॉक्टर इंजीनियर बने, हम भी तो कहीं स्टेब्लिश हैं। तो ऐसा नहीं है, क्षेत्र, हर क्षेत्र में स्कोप है। जहाँ उसकी रुचि होगी वहाँ वो ले लेगा, और बिना रुचि के क्षेत्र में उसको भेजेंगे तो शायद वहाँ वो सफलता नहीं हासिल कर पाए। तो बच्चों की रुचि के अनुसार उसको काम करने दीजिए, पढ़ने दीजिए। हाँ, उसको सपोर्ट करिए घर में। जैसे अभी एग्ज़ाम आ गया तो मैंने कहा इनके स्वास्थ्य और इनके खाने का ध्यान अभी आपको रखना है कि बच्चा बीमार ना पड़े, कुछ उल्टी सीधी चीज़ ना खाए, उसके खाने का ध्यान रखिए, जिससे परीक्षा के दौरान वो स्वस्थ रहते हुए पढ़ाई कर सके और एग्ज़ाम में शामिल हो सके। तो कविता अगर आ गया हो तो सर। कि जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की बहती पावन धारा है, वह हरा भरा यूपी मेरा प्राणों से बढ़कर प्यारा है। जहाँ राम अयोध्या में जन्मे, मथुरा का नंद दुलारा है। जहाँ धर्म और दर्शन की बहती पावन निर्मल धारा है, वह हरा भरा यूपी मेरा प्राणों से बढ़कर प्यारा है। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती की बहती पावन धारा है। तो ये मैं यूपी से था तो उसके लिए मैंने कुछ लिखा था। बाकी जैसे केंद्रीय विद्यालय का मैं हूँ तो वहाँ के लिए मैंने कहा ना कि विद्यालय के बारे में भी मैं लिखता था। बिल्कुल बिल्कुल। विद्यालय के लिए कुछ सुना दें आप 2 पंक्ति। स्वर तो उतना अच्छा नहीं है लेकिन लिखता हूँ। अरे सर, तो आपका कलम में दम है, जरूरी थोड़ी गला में दम हो। के भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली। के भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली। बच्चे हैं सुमन इसके, नाजुक सी हर डाली। चेहरे पे हंसी इनके, गालों पर है लाली।
इन पर गौरव हमको, इन पर गौरव हमको, ये हैं गौरवशाली, के भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली, के भी है चमन मेरा, हम हैं इसके माली। बढ़िया तो ये ये केवी के कब बारे लिखे थे आप? ये जब मैं एज ए टीचर, जैसे मैंने कहा ना, बच्चों को पहले सुनाता टीचर रहता था। और जब हमारा सर एक सवाल ये आजकल उत्पन्न हो रहा है, बड़ा ही हर पेरेंट्स का बड़ा समस्या है ये। जी। बच्चे स्मार्टफोन जो यूज करने लगे हैं, अभी तो छोटे छोटे बच्चे, और आपके यहाँ तो 12 तक के बच्चे हाँ, हैं, 12 तक उसको हैंडल करना कितना मुश्किल काम होता होगा। तो स्मार्टफोन का लत, सोशल मीडिया का लत, रील्स बना रहे हैं बच्चे बच्चियाँ, इस तरह से अश्लीलता फैल रही है, बच्चे बच्चियाँ इस तरह से डांस कर रहे हैं, इसको आपके स्कूल में प्रभावित अगर हो रहा होगा तो इसको कैसे रोकते हैं आप, क्या करते हैं? देखिए, स्कूल में तो हमने कहा जैसे हमारे यहाँ मोबाइल तो बैन ही है, कोई बच्चा नहीं ला कोई सकता। बच्चा नहीं ला सकता। और अगर उसको, जैसे कुछ पेरेंट्स आते हैं कि बच्चा हमारा बहुत दूर से आता है, उसको बात करना होता है, तो हमने कहा उसको फिर आप एंड्रॉयड मोबाइल मत दीजिए। कीपैड। अगर आपको लगता है चलो एंड्रॉयड मोबाइल है, तो अगर किसी कारण से उसको, पहली बात तो लाए ही नहीं, अगर लाना पड़ता है, वैसे तब कि कोई बच्चा नहीं लाता है, ऐसी सिचुएशन का कोई ज़रूरत नहीं है। हम पेरेंट, आप बच्चे को जो ज़रूरत है, उसको तबीयत ठीक नहीं है, तुरंत टीचर से अपने बात करें, फ़ोन करेंगे। लैंडलाइन हमारे यहाँ बच्चे खुद आके कर लेते हैं कि हमारी तबीयत ख़राब है, पापा आ जाइए। और अगर किसी कारण से कुछ प्रोग्राम वगैरह होते हैं, तो बच्चों को रहता है तैयारी है या उनके पास चीज़ें हैं, तो लाते हैं। उनको कहा गया है कि अगर आप विद्यालय लाते हैं तो आप आते ही अपने क्लास टीचर को हैंड ओवर कर दीजिए। जब आप जाएंगे या जब ज़रूरत होगी तब उसका यूज़ करने के लिए आपको दिया जाएगा टीचर के संरक्षण में। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़, जैसे हमने पहले भी चर्चा की कि व्हाट्सएप ग्रुप बच्चों का ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि एक बहाना था मम्मी पापा से, व्हाट्सएप ग्रुप में सर ने मैडम ने कुछ भेजा, उसको देखना है। तो अब जो भी भेजे हैं तो मम्मी पापा को पता ही चलेगा, क्योंकि अभी व्हाट्सएप ग्रुप में पेरेंट्स हैं, तो वहाँ से भी उनको गया। और दूसरी चीज़, अभी एक पहले जनरली क्या होता, कोरोना काल से थोड़ा सा ये चीज़ें बिगड़ी हैं, ऑनलाइन जो, तो ऑनलाइन हो गया। बहुत बड़ा तो कोशिश से जनरली ये कि हुआ कि कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं है कि जो आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को दें। हाँ, कुछ चीज़ें आई हैं, कोई बुकलेट उनकी आई है जिसको हम भेज रहे हैं, फिर हमने वही कहा ना कि वो तो पेरेंट्स के पास जाएगा। पेरेंट्स को अगर उसको हार्ड कॉपी निकाल के देना बच्चे को तो दे देगा। ठीक, कभी कभी टीचर्स, वो पेरेंट्स कहते हैं कि वो बच्चा कहता है कि लाइए, तो हमने कहा बच्चे को अगर आप मोबाइल दे रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि ये जो एक पेज का मैटर आया है, इसको नोट करने में तुम्हें कितना टाइम लगेगा? नोट 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे। आप आधे घंटे बाद जाकर मोबाइल ले लीजिए ना। अब आप मोबाइल दे के भूल जाते हैं तो फिर दिक्कत होती है। और दूसरी, अच्छा, एक चीज़ और हमने देखा है जी, चूँकि हम लोग भाई यहाँ पे हैं, तो पेरेंट्स जो 1000 से ऊपर बच्चे हैं तो 1000 से ऊपर पेरेंट्स भी हमारे पास, सभी की बुद्धि तो अलग तरह अलग तरह की चीज़ें आती हैं। कुछ ऐसे हमने कहा कि देखिए बोर्ड एग्जाम आ रहा है या सेशन एंड एग्जाम आ रहा है, बच्चों को अगर आप मोबाइल दिए हो तो थोड़ा सा अभी आप मोबाइल से दूर रखिए, उनका मोबाइल ले लीजिए। तो ऐसी भी चीज़ें आती, सर मोबाइल ले लिए हो तो खाना ही नहीं खा रहे तो हमने कहा कि इसीलिए, तो हमने कहा उसको आप फ्रेंड बनाइए अपना, कि आपकी बात को मानने लगे, आप में उसका विश्वास जगे कि हमारे मदर फादर हमारे हित की बात करते हैं। और बच्चों से मैं कहता हूँ बेटा ये ध्यान रखिए ज़िंदगी में कि मदर फादर और टीचर, ये 3 लोग ऐसे हैं जो कभी अपने बच्चे का अहित नहीं चाहते। अगर किसी कारण से आपको डांट भी दिए कभी, तो कहीं कहीं उनको लगा कि आप गलत जा रहे हैं, आपको सही रास्ते पे, आपको सही दिशा दिखाने के लिए शायद उन्होंने किया होगा, आप उसको अदरवाइज मत लिया करिए। तो कहीं कहीं बच्चों को आपको काउंसलिंग की, आज समय जो परिस्थितियाँ बदली हैं, बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है, उनसे जुड़ाव की बात है। आजकल देखता हूँ ना कि घर में भी बच्चा किसी एक रूम में अपना मोबाइल लेके, पेरेंट्स अलग हैं, मम्मी अलग हैं, पापा, तो उनके साथ, इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनके साथ बैठिए, बच्चे के साथ थोड़ा 1 घंटा उसको टाइम दीजिए, उसको लगने दीजिए कि हाँ मम्मी पापा, और शायद जब आप बात करेंगे तो बात में उसकी बातें कुछ आ जाएंगी आपको। अब आपको पता ही नहीं है, मदर फादर हैं, कि हमारे बच्चे के मन में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है। तो ये तो सबसे बड़ी घातक चीज़ हो गई बच्चे के भविष्य के लिए। तो इससे दूर करने के लिए वही है कि दोस्त बनाएं, बच्चों को दोस्त बनाएं। मदर फादर बच्चों को दोस्त पहले बनाएं, उनके साथ समय दें, उनको समझाएं। कहीं कहीं उनके समझाने के बाद स्कूल में भी हैं ये इस तरह के, अभी जैसे हमारे यहाँ भी, यहाँ पे साइबर से आए थे 2 लोग, असेंबली में हमने उनको बुलाया, क्योंकि एक साथ सारे बच्चे रहेंगे,
तो उन्होंने जो मोबाइल का इम्पैक्ट पड़ रहा है, कैसे उसके माध्यम से ठगी हो रही है, सारे बच्चों से उन्होंने बात किया, आधे घंटे तक बच्चों को जागरूक किया, कुछ लिंक्स, कुछ नंबर्स उनको दिए कि इसी तरह की चीज़ें या ऐसी ऐसी चीज़ों जब आती हैं उससे सावधान रहिए। लेकिन वही है कि अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए फिर वही है बच्चा हाँ, घर पे जैसा स्कूल कितना पीछे रहेगा, हाँ, बच्चों तो को भी और गार्जियन को तो थोड़ा आगे सा बढ़ना। पेरेंट्स को भी साथ उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। सर, ऐसा स्कूल परिसर में जी। किसी प्रकार का जी। मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न, इन सब को रोकने के लिए आपका जीरो टॉलरेंस नीति क्या है? जीरो टॉलरेंस का वो तो हमने कहा ना कि अभी मैं वो कहता हूँ कि भाई इसके लिए तो हमारे यहाँ से पूरा रिटेन में हेडक्वार्टर से जारी हो जाता है। कोई टीचर इस तरह का कहीं किसी भी बच्चे का मानसिक उत्पीड़न या कोई ऐसा शब्द नहीं कहे जो उसको चोट पहुँचाए हैं। तो इस चीज़ के लिए तो ऊपर से ही नकेल कसी गई है एक हिसाब से। और कभी कभी बल्कि टीचर कहते भी है कि भाई आज का हमका स्वाभाविक है भाई, जैसे नई टेक्नोलॉजी आई तो अपनी टीचिंग मेथडोलॉजी आप बदले। तो इसी तरह से अब नए 21वीं सेंचुरी के बच्चे हैं, नई नई परिस्थितियां हैं, तो उसके अनुसार से आपको भी बदलना। आप फ्रेंड बनिए ना बच्चों के। भाई आज टीचर गुरु उस तरह का नहीं है कि हमको किताब पढ़ानी है। आज वो मेंटर है, आज वो मार्गदर्शक है, पथ प्रदर्शक है। उसको किताब रटाने के लिए नहीं रखा गया टीचर को। तो जिस दिन आप उसके मार्गदर्शक बनेंगे, उसके मेंटर बनेंगे, फ्रेंड हो जाएंगे, तो अपने आप बच्चे से जब आप जुड़ जाएंगे ना, तो या 90% समस्याएं तो अपने आप रिजॉल्व। सर, आखिरी मेरा एक सवाल ये है कि अपने स्कूल को हैप्पी स्कूल बनाने के लिए टीचर, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में आप कैसे समन्वय बनाते हैं और इसको कैसे लगातार आप मेंटेन करके रखते हैं या रखने की ज़रूरत है? देखिए, उन्हीं चीज़ों जो पहले बातें हो चुकी उसमें, जैसे आपने कहा कि तीनों के बीच, देखिए विद्यालय कहा जाता है कि जो अच्छी तरह संचालित होगा जब ये ट्रायंगल में 3 सिरे होते हैं। तो एक सिरे पर विद्यालय प्रशासन है, टीचर्स, प्रिंसिपल, एक पे पेरेंट्स है, एक पे बच्चे हैं। तो जब तक तीनों में कम्युनिकेशन नहीं होगा, बच्चों से तो रोज़ हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे विद्यालय आ रहे हैं। पेरेंट्स से कम्युनिकेशन के लिए जैसे हमने कहा व्हाट्सएप ग्रुप वो तो बना ही, लेकिन जैसे हमारे यहाँ बराबर मीटिंग होती रहती है, ठीक। तो मीटिंग में जब वो आते हैं तो उनसे सारी चर्चाएं होती हैं। और मैं तो हर मीटिंग में जब इधर की बात जो टीचर्स अपना सब्जेक्ट टीचर कह लेते हैं तो पेरेंट्स को खुला मंच दे देता हूं। अब आप बताइए, आपकी भी कुछ समस्याएं, आपकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, बच्चों के लिए हम क्या कर सकते हैं और अच्छा क्या कर सकते हैं। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं कि हम ऐसे इंस्टीट्यूट में आके बैठ गए या टीचर हो गए तो सारी चीज़ें का सलूशन हमारे पास। तो मैं तो बच्चों तक से कहता हूँ, बच्चों आप इतनी मेरे जितने बच्चे हैं उसकी डबल निगाहें मेरे पास हैं। तो आप लोग भी कहीं जा रहे हैं, देख रहे हैं, आपको लगता है सर यहाँ ये चीज़ होनी चाहिए तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, सर यहाँ ये गड़बड़ है थोड़ा सही करा दीजिए। तो आप लोगों के माध्यम से वो चीज़ें हमारे पास आएंगी चाहिए। तो हैं वो चीज़, अब जैसे कहीं बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है या नल टूटा है, किसी की निगाह नहीं गई, हमारे बच्चे आकर के हमको बता दें। बच्चों में कहा आप फ्री आकर के मुझे बताइए जिससे उसका समाधान हो सके, हम कर सकें, उसमें डिले ना हो। तो इसका वही है, खुशनुमा माहौल हो, उसके लिए कम्युनिकेशन। जब तक हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, आज एक दूसरी का बच्चा भी, अभी मैंने कहा था कि रिवीजन वर्क चल रहा था कि मॉनिटर से छुट्टी होने के बाद मेरे चैम्बर में आके मुझे बताएंगे कि आज क्या क्या हुआ। वाह। तो मैंने देखा कितने बच्चे तो आते हैं, तो दूसरी के बच्चे, तीसरी के बच्चे, मॉनिटर 2 गर्ल्स बॉयज, एक वो क्लास में डेली वो छुट्टी के बाद मेरे चैम्बर में आते थे। कुछ लोग बच्चे गायब भी कर जाते थे, वो डेली आते थे। सर आपने कहा था हम आ गए हैं, तो बताएं क्या क्या आज हुआ हमारे पूरे क्लास में। तो ये बच्चों का जुड़ा हुआ ये अच्छा है। नहीं तो चैम्बर में टीचर ऐसे प्रिंसिपल के कमरे में घुसना नहीं, देखिए ये चीज़ नहीं। तो मैं ये इतना वातावरण खुला माहौल रखा कि बच्चे भी अपनी बात हमसे कर सकें। हो सकता है टीचर से नहीं कह पा रहे हों किसी कारण से, तो सबको, यद्यपि मैं चाहता हूँ कि टीचर्स भी उतना ही बच्चों से जुड़ाव बना ले। और जिस दिन ये हो गया किसी भी संस्था के लिए, संस्था प्रमुख से लेकर और नीचे तक आपस में कम्युनिकेशन हो गया, एक दूसरे से अपनी समस्याएं कह सके, तो उन समस्याओं का समाधान भी होगा और सब लोग खुश रहेंगे। बिल्कुल। तो सर, उम्मीद है कि आप और हमने जो बातें की है इससे पेरेंट्स उसको गौर से देखेंगे और जो कहा जाए आपका सलाह था उसको लोग अपने जीवन में उतारेंगे। नहीं, बस यही हमारी सलाह है कि देखिए वो हमारे भी, हम भी चिंतित हैं उन बच्चों के लिए, हम सब बच्चों के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं।
चाहे वो पेरेंट्स है चाहे स्कूल है। जी और अगर उसको करने में हमको आगे आना है तो हम ही को आगे आना है, बिल्कुल। तीसरा कोई करने आने वाला नहीं है। पेरेंट्स हैं और हम हैं, यानी इंस्टीट्यूट है जो वहाँ बच्चा पढ़ रहा है, तो अगर हम लोग नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। बिल्कुल सर। ये तो हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चों के लिए कुछ करें, उनके भविष्य के लिए। बस ये है कि थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि बच्चों पर पेरेंट्स प्लीज़ दबाव न डालें, उनसे बात करिए, उनकी मन की बात को जानिए, उनकी क्षमता को पहचानिए और उनके इंटरेस्ट के बारे में जानिए और उनकी क्षमता उनके इंटरेस्ट के हिसाब से उनको करने दीजिए। उस क्षेत्र में उनको गाइड करिए ना जितना करना। अब बच्चे ने कह दिया कि मुझे स्पोर्ट्स, फला स्पोर्ट्स में मुझे है, तो एक अच्छा स्पोर्ट, उस स्पोर्ट्स का कहीं कोचिंग सेंटर है उसमें डालिए, उसके लिए उसको प्रेरित करिए, उसके संसाधन दीजिए, उसमें हो सकता है आगे बढ़े। तो ये चीज़ें थोड़ा सा मैं देख रहा हूँ ना कि कहीं कहीं थोड़ा सा बच्चों से हम उनके बारे में नहीं जान पा रहे हैं और उसका कारण शायद हम समय नहीं दे पा रहे हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स से ये अनुरोध करूँगा कि बच्चों के साथ थोड़ा समय दें, उनसे बातचीत करें, उनके बारे में जानें, उनकी रुचि के बारे में जानें, उनकी क्षमता क्या है, ताकत क्या है, उसको पहचानें और उस दिशा में उनको आगे बढ़ने के लिए उनका पूरा साथ दें, सहयोग करें, जिससे अपने जीवन में जो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, जो करना चाहते हैं वो कर सकें। तो ये थे श्री राजेश प्रसाद जी, अंबिकापुर केंद्रीय विद्यालय के प्राचार्य हैं। हमने दोनों ने मिलकर के लगभग आधे से 1 घंटे बातचीत करी है। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए उपयोगी होगा। इसी तरह से हमारे साथ बने रहिए। हम ऐसे ही अलग अलग व्यक्तियों के साथ मुलाकात करेंगे और आपकी और मेरे और उनके बीच की चर्चा को सरेआम हम लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद। मैं हूं जितेंद्र बिंदु।